हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके जितने भी अति लघु त्रि टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर ये पेपर जितने भी हैं उनको सॉल्व करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए बिना स्किप किए हुए चीज़ों को देखा जाता है। सो अगर आप लोगों ने अभी विजिट किया है चैनल पर और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले 2016 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे अति लघु त्रि में उनको देखते हैं, उसके बाद 17, उसके बाद 18, इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है जो आपका 2016 में आया हुआ था, वो है अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का प्राचीन हो जाता है और उचित का अनुचित हो जाता है, तो इसका विलोम पूछा गया है, यानी उल्टा। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा हम एक क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं। आप ये बताएं कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है या अक्षर है? तो आप कहेंगे कि मैम आप वर्ण और अक्षर तो एक ही होता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल सोचिए कभी नहीं, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे वर्ण ना देकर अक्षर दे देता है और आप लोग वहाँ पे टिक भी कर देते हो, तो वो चीज़ नहीं है। हम आपको बताते हैं वर्ण और अक्षर, जो वर्ण और अक्षर होता है ना, तो वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम वर्ण उसको कह सकते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसको ना तोड़ा जा सके, वो क्या कहलाता है? तो वर्ण कहलाता है। और अक्षर कौन होते हैं? देखिए, वर्ण क्या है? जिनके टुकड़े ना हो सके, और अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। तो वर्ण है, जैसे आपका हो जाता है का, आपने बनाया, ठीक है, और नीचे हलंत लगाया और प्लस आ, यही तो आपका होता है ना, ये वर्ण होते हैं। और अक्षर आपका क्या है? का। तो अभी आप देखिए, इसको आपने तोड़ दिया, वर्ण को आपने तोड़ दिया, और यानी वर्ण को आप नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वर्ण जब दिया होगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरह से का मिलेगा। अब आप इसको तोड़ के दिखाएं, अब तो नहीं टूटेगा ना, लेकिन अक्षर टूट जाएगा। कैसे? क्योंकि आप इसको जब अलग करेंगे तो आप का और हलंत और प्लस और छोटा आ, ये आपका इस तरह से अक्षर। तो कहीं पर आ जाता है कि वर्ण है या अक्षर, तो आपको वर्ण पे टिक करना होगा, अक्षर पे नहीं, क्योंकि वर्ण और अक्षर में फ़र्क होता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हाँ, और सबसे छोटी इकाई वर्ण, फिर अक्षर, है ना, फिर शब्द। तो इस तरीके से सब चीज़ें चलती हैं। अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है, परंतु अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा। यानी अंश, जो अंश छोटा अंक की बिंदी और सा होता है, इसका अर्थ होता है कंधा, और छोटा अंक की बिंदी और बड़ा श यानी शरीफे वाला होता है तो इसका भाग। जैसे कोई टुकड़ा किया कि भाग किया, इसका कोई शेष भाग हमें दे दो, तो वो अंश होता है, यानी कहते नहीं कुछ अंश हमें दे दो। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि टोटल स्वर होते हैं कितने, तो 11 होते हैं, है ना, वर्णमाला में। और वर्णमाला किसको कहते हैं भाई? व्यवस्थित समूह जो होता है, क्योंकि सिर्फ समूह है वो नहीं, जो व्यवस्थित समूह है। जैसे आपका लिखा हो छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ऐसे ना लिखा हो छोटा फिर छोटी फिर ऋण और लिखे सारे हों, 52 अक्षर लिखे हों, लेकिन क्या है वो व्यवस्थित ना हो, तो वो नहीं वर्णमाला होती है। वर्णमाला वो होती है जो व्यवस्थित, जिसका समूह बना होता है। और ये जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आपके स्वर हो जाते हैं वो कितने होते हैं? 11 हो जाते हैं। व्यंजन जो आपके हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। और आपको ऊष्म व्यंजन कितने हो जाते हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपके 4 हो जाते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ बोलते हैं इसको, अंतस्थ
व्यंजन कितने हो जाते हैं, जो 4 हो जाते हैं, ठीक है ना। और आपका संयुक्त अक्षर यानी मिले हुए छत्रंगियाँ ये भी आपके 4 हो जाते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाता है। जैसे आप आ बोले तो कोई भी रुकावट नहीं, ऐसा नहीं कि मुंह में इधर से टकरा के गया उधर से टकरा के गया, सीधा छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई, यानी क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट के, मतलब मुंह में बिना रुकावट के निकले वो स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखिए, छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी छोटो बड़ो, ऋण ए आए ओ आओ, कुल 11 स्वर होते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि स्वरों की संख्या बताएं, या आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 3 व्यंजन डाल दिया 1 स्वर डाल दिया, तो उसमें आपको पहचानना रहता है। तो मतलब घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर लिया जाए, लेकिन आपको चीज़ें जब बारीकी आपको पता होती हैं तो आप गलतियाँ नहीं करते हैं। या रा ला वा ये क्या है, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताएं, या 4 दे दिए, एक उसमें अंतस्थ व्यंजन का डाल दिया, जैसे या डाल दिया, या रा या ला या वा डाल दिया, और 3 कुछ और डाल दिया, उसके बाद उसमें आपको छांटना रहता है। अनुस्वार किसे कहते हैं, तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे अनुस्वार, यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार में आप यहाँ पे देखें, अनुस्वार में आप देखें यहाँ पे ना एक है, और अनुनासिक में कितने ना है, तो 2 ना है, ठीक है। तो यानी एक बिंदु यानी अनुस्वार, और एक बिंदु और एक चांद यानी अनुनासिक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जहाँ 2 ना है तो वहाँ पे चांद बन के एक बिंदु होगा यानी चंद्र बिंदु होगा, और जहाँ पे 1 ना है तो सिर्फ एक बिंदु होगा। तो जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, ये सभी क्या है, ये अनुस्वार हो जाते हैं। और इनका क्या है, इनकी खूबी क्या है, तो ये जो है अनुस्वार के उच्चारण में क्या होता है, वायु नाक से निकलती हुई, और उच्चारण क्या होता है, झटके के साथ होता है। जैसे ठंडा, आप बोले देखिए झटका जैसे लगा, ठंडा। और क्या बोले, कंचन, जंगल, तो एक झटके के साथ में। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है 2017 का। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी भाषा के व्यंजनों के यानी व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए, संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए, 6 वर्ण किसके योग से बना है, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हम चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन, हिंदी भाषा के व्यंजनों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। तो उच्चारण स्थान ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये उच्चारण स्थान सीख लिया तो आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण। बालकों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गम से परिचित कराना आवश्यक है, ताकि वे उच्चारण संबंधी भूल ना करें। उच्चारण वर्गों का विवरण नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे आप विवरण ये इस तरह से देख लें, वर्ण, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, कंठ, वर्ग, कंठ। तो इसमें क्या होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। तो इनको आप किस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जो आपका पहले बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझे, जैसे का है आपका, तो का वाली जितनी भी लाइन है, तो का, खा, गा, घा, तो ये क्या है, ये कंठ हो जाते हैं, क्योंकि जब आप का बोलते हैं तो ये जो कंठ है इससे आवाज़ निकलती है। तो ये का, खा, गा, घा, ये कंठ होते हैं। अब जैसे कोई चीज़ तालु से निकलती है तो उसको तालव्य कहते हैं, और कोई चीज़ जैसे ओष्ठ जब हम बोलते हैं तो होंठ गोल गोल हो जाती है, वो चीज़ अलग। जब होठों पे होठे टकराती है, जैसे पा, फा, बा, भा, तो क्या है, ये ओष्ठ हो जाती हैं। और दंत क्या है, जब जीभ से, हाँ, जब जीभ जो है दांतों से जाके टकराती है, जैसे ता, आप ता बोलें तो क्या होगा, ता आपने बोला तो जो आपकी ज़बान है वो दांतों से गई और टकराई, ता, था, दा, धा। तो ये इस तरह से हो जाता है। जब आपको इस तरह से चीज़ें पता होंगी तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर कंठ आपसे पूछ लिया और उसमें का दे दिया और कुछ और अक्षर दूसरी लाइन के दे दिए, तो आपको पता है का कंठ से निकल रहा है, आप बोल के भी देखेंगे। अगर कंफ्यूज भी होंगे तो उस टाइम आप बोल के देखें। और जो होता है, जैसे आपको लगता है कि हाँ फीलिंग आती है, फील होता है, तो आप उससे कर पाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से लिखा है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
तो छोटी ई बड़ी ई, या अब ये क्या है, छोटा आ बड़ा आ का खा गा घा अड़ा, और ये विसर्ग यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई, या चा छा जा जया तथा ज्ञा, तालु कोमल तालु ताल, और ये इतना सब यहाँ पे देख लेते हैं लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। टा ठा डा ढा रा तथा शा मूर्धा कठोर तालु मूर्धन्य, और ये डा और ढा ये क्या मूर्धा जीभ की रगड़ से, ता था दा धा त्रा। अब कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जैसे ता था दा धा ना, और इसमें त्रा भी सम्मिलित है, तो ये दंत दंत हो जाता है। ना ला सा तथा जा, वर्ष मसूड़े वत्स, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ पा फा बा भा ओष्ठ, तो ये पा फा बा भा ओष्ठ हो जाता है। यानी जब आप पा बोलें तो देखिए आपकी ऊपरी होंठ निचली होंठ से टकरा रही है, तो ये ओष्ठ हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ लें। और कंठ तथा ओष्ठ यानी ऐसे भी मिला के भी अक्षर आ जाते हैं। तो कंठ तथा ओष्ठ कौन से हो जाते हैं, तो ओ आओ, जैसे जब आपने ओ कहा तो ओ आपकी ओंठ जो है वो गोल गोल घूमी, और का मतलब कंठ से भी निकल रहा है, यानी ओ आओ तो कंठोष्ठ हो जाता है। दंतोष्ठ यानी दांत से भी और ओष्ठ से भी, तो दंतोष्ठ कहलाएंगे। तो वाह, अब वाह बोले और फा बोले तो क्या होता है, दांत और ओष्ठ दोनों का कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, दंतोष्ठ। तो इतना आप अगर इसको समझ लेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। यानी क्वेश्चंस को लेकर प्रॉब्लम, बाकी जो प्रॉब्लम है तो उसको कोई नहीं सॉल्व कर सकता आपके सिवा, जो आपकी लाइफ में होगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन शिक्षा से संबंधित बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज़ याद आ गई, क्योंकि कमेंट करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैम क्या और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं क्या, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा तो वो तो भाई आप ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन पे हंसी भी आ जाती है, और बहुत प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हंसी आती ही नहीं है ना। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर चलिए वहाँ पे नहीं जाते हैं। संयुक्त व्यंजन से क्या अभिप्राय है, तो संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं, दो से मिलकर बने होते हैं, यानी दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। यानी संयुक्त माने जुड़े हुए, दो, जब जुड़ाव किससे होगा, जब दो चीज़ें होंगी तभी तो जुड़ाव होगा ना। तो दो या दो से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त तो व्यंजन बनते हैं। अगर परिभाषा पूछ ले तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इंपॉर्टेंट कहें उतना ही कम है। आपसे पूछ लिया जाएगा, कभी आपको इतना दे दिया जाएगा, इतना दे दिया जाएगा, ठीक है, और पूछ लिया जाएगा ये जो है तो वो कौन सा अक्षर है, या आपको इतना दे दिया जाएगा, जैसे क्षत्रिय आपको दे दिया गया, ठीक है। अब इसको आप तोड़ के दिखाएं, ठीक, तो तोड़ के दिखाएं मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको अगर पता है कि इस तरह से ये टूटता है तो यानी इसके खंड इस तरह से होते हैं, तो आप उस पर टिक कर ले जाएंगे। तो का और हलंत है और प्लस पिछड़ी शाह है, तो का प्लस का हलंत प्लस पिछड़ी शाह तो क्षत्रिय वाला छा हो जाता है। ता हलंत प्लस रा तो त्रा हो जाता है, जा हलंत प्लस या तो ज्ञा हो जाता है, और शाह यानी बड़ा वाला शाह है। कभी कभी आपको पिछड़ी शाह दे देंगे, कभी कभी आपको छोटा सा दे देंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ा शाह में नीचे हलंत, और हलंत का मतलब क्या होता है, आधा अक्षर रह जाना। जैसे आपको कोई आधा लिखना है तो हम लोग आम तरीके से इस तरह से लिखते हैं, जैसे का लिखना है, का हमको आधा लिखना है तो हमने इस तरह से लिख दिया। लेकिन अगर आप इस तरह से ना लिखकर नीचे हलंत अगर आप लगा देते हैं तो भी ये आधा ही तो रह गया। फिर आपको जब इसको पूरा करना होता है तो आप छोटा आ बनाते हैं, तो यानी ये आपका पूरा अब का बना। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। और इससे मिलते जुलते मतलब इससे अक्षर कौन कौन से लिखे जाते हैं, तो अक्षर कक्षा ये क्षत्रिय वाले छा से होता है, त्रा पुत्र त्रिशूल ये हो जाता है, ज्ञान ज्ञान विज्ञान ये हो जाता है, श्रम विश्राम ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, हमें उम्मीद है। क्षत्रिय वाला छा वर्ण कितने योग से यानी किसके योग से बना, देखिए क्वेश्चन आ गया। अभी हम आपसे कह रहे थे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वही चीज़ आ गई कि एक अक्षर आपको दे दिया और 4 ही अक्षर होते हैं। आपको कितनी प्रैक्टिस करनी रहेगी, सिर्फ 4 अक्षरों की प्रैक्टिस करनी रहेगी, और उसमें से एक अक्षर आपके लिए समझ लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में रखा ही रखा है।
ठीक है। तो क्षत्रिय वाला अच्छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का हलंत प्लस पिछरी शाह, पिछरी शाह से बना है, ना कि शरीफे वाला शाह, ना कि सपेरे वाला शाह, आपका पिछरी शाह से बना है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं समानार्थी शब्द का आशय। समानार्थी जो चीज़ समान हो, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चलता। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती है नाम से पता चल जाता है, भले वो चीज़ ना आती हो, आप अच्छे से कर ले जाते हैं। तो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी पर्यायवाची जो होते हैं उनको ही समानार्थी कहते हैं और जो समानार्थी होते हैं उनको ही पर्यायवाची कहते हैं। तो एक चीज़ है, जैसे गगन हमने कह दिया तो नभ, अंबर आपने कह दिया, तो बात तो एक ही है। आप आसमान कहो या गगन कहो या नभ कहो या अंबर कहो, बात तो एक ही है ना। हमने कहा जल, आपने कहा पानी, तो बात तो एक ही है ना। तो इस तरह से हो जाता है। जैसे धरती कहा तो भू आप कह दे, वसुंधरा कह दे, तो ये चीज़ हो जाती है। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो व्यंजन क्या होते हैं? अभी हमने बताया व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, और इसमें से संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सभी होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने बोला का, तो का क्या कंठ से टकरा रही है। आपने दा बोला, ता था दा, दांतों से टकरा रही है। पा फा बा, ओठ से टकरा के आप बाहर वो वर्ड निकला। तो मतलब क्या है कि देखिए जो स्वर हैं वो आज़ाद हैं, वो कहीं भी नहीं टकराते हैं, डायरेक्ट बाहर निकल कर आते हैं, छोटा बड़ा छोटी ऐसे। लेकिन जो व्यंजन है वो किसी ना किसी भाग से, मुंह के किसी ना किसी भाग से वो टकरा कर बाहर निकलते हैं। तो आप सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि व्यंजन वो होते हैं जो मुख के किसी भाग को टकरा कर बाहर निकलते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों की संख्या टोटल 33 होती है। इसमें बंटवारा भी है, अंतस्थ व्यंजन भी है, ऊष्म व्यंजन भी है, संयुक्त अक्षर भी इसी में आते हैं आपके। ठीक है, तो आप जितने एक्सप्लेन दे पाएंगे, जिस तरीके से उदाहरण लिख पाएंगे, कहते हैं वर्क तो सभी लोग करते हैं, जैसे कहते नहीं पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं। उसी कक्षा में, एक ही कक्षा में भी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ कैसे निकल जाते हैं, बहुत महारथी निकल जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं उसी क्लास में 2-2 बार पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य। तो हमें ना तो एक क्लास में 2 बार पढ़ना है, ना तो हमें सामान्य बनना है। हमें क्या करना है, आगे दिखना है, भीड़ से अलग दिखना। और भीड़ से अलग दिखने के लिए क्या, हमें कठिन परिश्रम करना रहता है। हमें जब किसी से अलग दिखना होता है तो हमें क्या होता है, हमें उस तरीके से अलग वर्क करना होता है। जब हम अलग वर्क करेंगे तभी तो हम भीड़ से अलग दिखेंगे, वरना भीड़ में हमारी कोई पहचान नहीं है। ये चीज़ आप समझिए। तो इस तरह से तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करें। ऐसा नहीं अरे हो जाएगा, 12 नंबर तो हम ले ही आएंगे। अरे 12 नंबर अगर आप लाए तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप 23-24 नंबर नहीं लाए, क्योंकि हम 25 नंबरों का इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि एक आध नंबर में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, हम क्या करते हैं, मारे खुशी में उसी को गलत कर देते हैं, क्योंकि उस पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या किया, उसी पे हमने टिक कर दिया, और टिक वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं गलत होने। और हमने 4 ऑप्शन नहीं पढ़े, और जब तक हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस पर टिक नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब चीज़ें ज़्यादा आ रही होती है ना, तो बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस हो जाता है, वही चीज़ गलत हो जाती है। तो एक आध नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 23 से 24 नंबर तो आपको लाने ही रहेंगे, है ना, क्योंकि आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 23 से 24 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आपका हो जाता है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के जो कौशल हो जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें क्या है कि सुबोपाली से आप इसको याद रखिए। किससे याद रखेंगे, सुबोपाली से आप याद रखेंगे। इस हम एक्सप्लेन करते हुए इसलिए चल रहे हैं कि आपको कोई ऐसी क्लास ना देखनी पड़े कि इसमें कोई चीज़ छूट रही है, कोई चीज़ रह रही है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास देखनी पड़े, जिससे आपके पास टाइम तो बहुत ज़्यादा बचा नहीं है ना। तो सभी चीज़ें हम इसी में डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, जो भी आपके डाउट्स है, सब क्लियर करते हुए हम चलेंगे। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, थोड़ी सी लॉन्ग क्लास हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कल्याण एक ही क्लास में हो रहा है
है ना। एक देखिए ये आपकी बहुविकल्पी टाइप हो गई, ये अति लघुत्तरीय टाइप हो गई और एक लघुत्तरीय टाइप होगी। तो आप 3 क्लासेस देख लेंगे और अच्छे से आप उसका रिवीजन भी कर लेंगे, फिर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा अच्छा परफॉर्मेंस करने से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपका हो जाता है हिंदी भाषा में कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पे आपको हो जाता है कि हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और भी थोड़ा सा। सुबोपाली, तो सुनना और पढ़ना ये क्या होता है, जैसे हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो ना भाई, आप अपने माइंड में उसको ग्रहण कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो ये रिसिप्टिव स्किल कहलाते हैं। यानी कि आप सुनकर भी कोई चीज़ ग्रहण कर सकते हो और पढ़कर भी आप कोई चीज़ ग्रहण कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, तो ये गणनात्मक हो जाते हैं। और ये आपके बोलना और लिखना अभिव्यक्तिकात्मक हो जाते हैं। जैसे आप बोल रहे हो, आप बोलकर हमें कोई चीज़ बता रहे हो, कोई चीज़ आप लिख कर हमें बता रहे हो, तो अपनी अभिव्यक्ति को हमसे क्या कर रहे हो, आप अपनी अभिव्यक्ति को हमसे प्रकट कर रहे हो, तो ये अभिव्यक्तिकात्मक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 आपको दे दिए जाएंगे। इसमें पूछा जाएगा जैसे अलग अलग कि गणनात्मक कौन से हैं, तो एक में लिखा होगा सुनना बोलना, एक में लिखा होगा बोलना पढ़ना, एक में लिखा होगा सुनना लिखना और एक में लिखा होगा सुनना और पढ़ना, ठीक है। तो उसमें जो आपका सही होगा वही आपका भाई आप उसी पर टिक करेंगे। लेकिन क्या होता है ये 4 ही, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं कि आखिर ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तिकात्मक होता क्या है, ठीक है। तो इसको अलग करना आप लोग सीखें। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट पेपर शुरू हो गया है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, ग्रंथ से बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर यानी जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप देखिए हर्ष स्वर होते हैं जिसमें टाइम कम लगता है, जैसे छोटा छोटी इस तरह से हो जाता है, तो क्या है वो आपके हर्ष स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में जैसे बड़ा आ आपने बोला तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा ना, बड़ी ई आपने बोला तो इसमें भी आपको टाइम ज़्यादा लगा, और बड़ा ऊ आपने बोला तो इसमें भी टाइम ज़्यादा लगा, ऋण आपने बोला तो इसमें भी टाइम ज़्यादा लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है वो दीर्घ होते हैं। और आप जैसे कि आपका हो जाता है कि आप इस तरह से समझ सकते हैं भाई, दीर्घ चीज़ दीर्घ कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय लिखो तो बड़ा लिखना होता है, अति लघु लिखो तो छोटा लिखना होता है। तो आप इससे मतलब ट्रिक से याद कर सकते हो। तो दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब ज़्यादा, मतलब समय ज़्यादा लगना। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा अपने जो चीज़ें हैं उनको समझते हुए, जो सिंपल भाषा में समझते हुए चला कीजिए, तो चीज़ें क्या होती हैं, कठिन नहीं लगती हैं और इजी वे में हम सीखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो आपको पता है अंतस्थ व्यंजन है, तो आप लिख पाएंगे। और कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो यारा लावा, कभी यारा लावा दे दिया और पूछ लिया है कौन से है, तो आपको पता है अंतस्थ है, तो आपने अंतस्थ लिख दिया, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ग्रंथ से बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो परिशिष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, परिशिष्ट हो जाता है। अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा, ठीक है ना। अंश जैसे टुकड़ा, थोड़ा सा भाग, जैसे कोई चीज़ है पिज्ज़ा है तो भाई थोड़ा सा हमें अंश दे दो, तो वो चीज़ हो गई कि थोड़ा सा भाग दे दो, है ना, वो चीज़। उसके बाद आपका हो जाता है अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखें। तो अर्वाचीन का प्राचीन हो जाता है और उचित का अनुचित हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे
कब लगाते हैं इस चिन्ह को, तो ये चिन्ह इस तरह से लगता है। और ये लगाते कब है, जब हम कोई शोक, कोई हर्ष, कोई उल्लास, कोई खुशी, इस तरह की कोई बात सुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत खुशी की कोई बात सुनी कि भाई आपने इतनी पढ़ाई की और मज़ा आ गया कि आपको जॉब मिल गई जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, अरे वाह। तो अरे वाह के बाद आपको ये चिन्ह लगाना रहेगा। या भाई बहुत दुख की बात सुन ली, कुछ बुरा हो गया किसी के साथ, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ, तो आपने इसी चिन्ह का यूज़ किया। यानी कहने का मतलब है कोई बहुत खुशी की बात सुन ली, कोई बहुत दुख की बात सुन ली, तो आपको इस चिन्ह का यूज़ करना रहेगा। और इस चिन्ह को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और ये चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। अब यहाँ पे आपके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखें। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो लाइक तो भाई आप लोग ज़रूर कीजिए। और रहा सवाल सब्सक्राइब का, तो आप लोग कर ही दीजिए, क्योंकि इस तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे और सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स रह रहे हैं आप लोग कमेंट करें कि इसके बाद अब आपको कौन सी क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट की, यानी किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो हम आपकी डिमांड पर भी क्लासेस लेकर आएंगे। और वैसे तो हम सीरियल वाइज चल ही रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश, गगन, नभ, आसमान, अंबर, ये पर्यायवाची यानी समान। जैसे आपने आकाश कहा तो हमने गगन, नभ, अंबर कह दिया, तो बात तो एक ही है ना, तो उसके पर्यायवाची उसी के तो नाम हो गए ना। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है, तो दोनों स्वर वर्ण है भाई। छोटा से लगा के आपका कितना होता है, 11 होते हैं ना, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ो, ये सभी आपके स्वर में आते हैं। तो ओ आओ आपका क्या है, स्वर ही में आएगा। उसके बाद आपका हो जाता है ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन आपके हो जाते हैं शा, सा, सा और हा, ये आपके ऊष्म हो जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसी तरह से लिखेंगे, जब इन अक्षरों को हम बोलते हैं तो क्या होता है, मुंह से गर्म वायु निकलती है और एक सीटी तरह की बजती है। जैसे हमने बोला शा, तो एक सीटी बजी ना, और मुंह से क्या निकला, गर्म वायु निकली, यानी गर्म हवा निकली, उसके साथ में हमने ये अक्षर को निकाला, शा, शा, सा, हा। तो इस तरह से आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, जब पूछी जाए तब आप लिखें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत जितना पूछा जाए उतना लिखें, क्योंकि एक ही घंटा होता है, 18 क्वेश्चन करने होते हैं, चीज़ों को समझना रहता है, फॉर्मेलिटीज़ करनी रहती हैं, उसी में आपको सिग्नेचर भी करने रहते हैं, आपको कॉपी भी अपनी फिल करनी होती है, बहुत से वर्क होते हैं। तो आपसे जितना पूछा जाए आप उतना लिखें। लेकिन हाँ, अगर टाइम है और आपको चीज़ें आ रही हैं तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे तो अलग आप दिखेंगे। और जब अलग दिखेंगे तो आप समझ सकते हैं भीड़ से अलग दिखना क्या होता है। उसके बाद आपका हो जाता है संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम लिखिए। तो संधि का विच्छेद हो जाता है, संयोग का वियोग हो जाता है। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो मौखिक एवं लिखित होते हैं। उसके बाद है स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ो, ये कुल 11 स्वर होते हैं और इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें नहीं लगता कि यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या तो 4 है, यहाँ पे फिर से कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो जितनी बार रिपीट होगा उतने ही अच्छा रहेगा। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है, तो छोटा सा यानी सपेरे वाला सा हो जाता है, बड़ा सा यानी शरीफे वाला शाह हो जाता है, और आपका पिछड़ी शाह हो जाता है, और आपका क्या हो जाता है, हा हो जाता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद है अतिथि के पर्यायवाची। तो मेहमान आप कह सकते हो, परोपकारी आप कह सकते हो। तो देखिए मेहमान के कितने बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि परोपकारी यानी उपकार करने वाला, मेहमान को क्या कहते हैं, उपकार करने वाला। लेकिन कुछ घरों में तो ऐसा होता है मेहमान आते हैं तो ये होता है कि आ गए,
है ना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो हम पे उपकार कर रहे हैं, आए हैं तो वो इसीलिए ये परोपकारी है ना। तो बहुत बड़ा ओहदा हो जाता है इनका। अभूत मतलब अनोखा, अनूठा, अपूर्व, जिसके पास कोई दूसरा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखेंगे तो यहाँ पे आप अकिंचन लिखेंगे, अकिंचन होता है, ठीक है ना। जिसके पास कोई दूसरा ना हो, सिर्फ एक ही कोई है और कोई दूसरा नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द में आप कहेंगे अकिंचन है, ठीक है। उसके बाद आपका है अंधों में काना राजा। तो मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी सम्मान पा लेता है। कुछ लोगों में देखा नहीं आपने कि बिल्कुल कोई नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, अंधों में काना राजा हो जाता है। तो आप ऐसे ही तो कहते हो ना कि अरे भाई ये तो अंधों में काना राजा है ना। अब अनुलेख को परिभाषित कीजिए, या अनुलेख क्या होता है। तो अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। प्रतिलिपि में पद्यांश कविता की पंक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है। अनुलिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है, जिसमें लेखक गति का विकास भी होता है। यानी अनुलेख क्या है, अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास कराया जाता है, और प्रतिलिपि में पद्यांश कविता को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है। तो उसी तरह से हो जाता है जैसे सुलेख होता है, लगभग उसी तरह से, है ना। स्वराघात किसे कहते हैं, यानी उच्चारण में ध्वनि के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। यानी जब आप बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, आरोह अवरोह के साथ बोलते हैं। ऐसा तो नहीं जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक ही ले में हम आपसे बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं। कभी हम थोड़ा ऊंची ले में बात कर लेते हैं, कभी हम थोड़ा सा नीची ले में बात करते हैं, मतलब एक जैसा नहीं बात करते हैं। तो ये जो स्वराघात ये होता है, यानी ध्वनों के समुचित आरोह अवरोह की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे नीचे में बोलना चाहिए, थोड़ी सी हल्के नीची गति में बात करनी चाहिए, तो वहाँ पे हम ऊंची गति में बात करें, वो चीज़ भी गलत होती है। तो स्वराघात बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको जिस तरह से मतलब ये होता है कि चीज़ें एक चीज़ होती है कि हाँ हमें इस तरह से ये चीज़ है, तो हमको उसी ले में पढ़ाना होता है। ये नहीं कि हमको ले दूसरी है और हम दूसरी ले में जा रहे हैं, या पहली ले है हम दूसरी ले में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो वही स्वराघात हो जाता है। पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है, हवा दोनों सिरों से निकलती है, जैसे ला। तो क्या है, ला आप बोले तो क्या है, पार्श्विक मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है, ला तो बंद हो गया ना। और क्या है, हवा दोनों ओर से निकल रही है, तो आपका ला हो जाता है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, तो वहाँ पे ला और का, चा, टा कुछ भी लिख दिया, लेकिन आपको ला मिल गया तो आपने उसी पे टिक कर दिया। और अगर अति लघु में आया तो आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी पता होना चाहिए भाई। वस्तुनिष्ठ में तो हमें तो लगता है वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन और भी टफ होते हैं। अगर उस पर सही टिक किया तो 1 नंबर पक्का, सही टिक नहीं किया 1 नंबर गया। और कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे इसमें तो टिक ही तो करने वाले हैं, इसमें होता ही क्या है। मगर नहीं, सबसे टफ अगर माने जाते हैं तो वही क्वेश्चंस माने जाते हैं, ठीक है ना। लिपि को परिभाषित कीजिए। तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, और अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हीं लिपि कहते हैं। अब बताएं, हिंदी जो हमारी भाषा है उसकी लिपि क्या है। तो इसकी जो हिंदी भाषा की लिपि हो जाती है वो हो जाती है आपकी देवनागरी लिपि हो जाती है। कौन सी हो जाती है, तो देवनागरी लिपि हो जाती है। और इसकी खूबी क्या होती है पता है, तो इसकी खूबी ये होती है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक अक्षर आपने बोला, एक वर्ड आपने बोला और उसमें कुछ कन्फ्यूज़न रहती है। हमें बोलना है चल, तो आपको चा और ला चल ही लिखना होगा, ना कि आप समझ हम बोल कुछ और रहे हैं और आप लिख कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है, बिल्कुल जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। शिरोरेखा का खास ख्याल रखना होता है। शिरोरेखा किसको कहते हैं, जो हम ये लाइन जैसे कहते नहीं है रेल की पटरी, ऐसे तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो ये रेल की पटरी होती है तो इसी को हम शिरोरेखा कहते हैं। और शिरोरेखा मस्ट होती है। आपसे ऑप्शन में पूछ भी लिया जाएगा शिरोरेखा बेकार होती है, वो अपने शब्दों में लिखेंगे, मतलब अपनी भाषा में लिखेंगे, बेकार नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। शिरोरेखा का कोई महत्व नहीं होता है, ये महत्वहीन होती है। मगर ऐसा नहीं है, शिरोरेखा मस्ट होती है, उसको आपको लगाना ही रहता है। और इसमें ये चीज़ हमने बता दी कि जो जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है उसको वैसे ही पढ़ा जाता है। हमारी देवनागरी लिपि इसी तरह की है। अच्छा आप बताएं, जो अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है, तो उसकी लिपि आपकी रोमन हो जाती है। कौन हो जाती है, रोमन हो जाती है। इस तरह से आपका हो जाता है।
फिर उसके बाद आपका है आर्य ओम उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का अनार्य हो जाता है, उन्नति का अवनति हो जाता है। कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ है करने वाला, यानी कारक कौन है? जो वर्क कर रहा है उसको कहेंगे। और ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा, तो इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा वाण ये शब्द कारक हैं क्योंकि इनके द्वारा कार्य किया गया है। अपादान कारक का चिन्ह से साथ अलग होने के होता है। जैसे अपादान क्या है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं, और जब अलग हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? अपादान कहेंगे। और अपादान क्या होता है कि जब कोई चीज़ किसी से अलग, जैसे छत से कोई चीज़ गिर रही है तो वो छत से अलग हो रही है ना, तो आप क्या कहोगे? ये अपादान कारक है। उसके बाद चलते हैं हम, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें कम समय लगता है। दीर्घ मतलब ज़्यादा समय लगता है, और ह्रस्व जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा, छोटी, छोटऊ, ऋण ये हो जाता है। सुधा पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा अमृत हो जाता है और पंकज का कमल हो जाता है। उसके बाद आपका कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। तो कारक अभी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कार्य को करने को कर्ता कहते हैं। इस चिन्ह ने है, यानी कर्ता कारक चिन्ह क्या है? ने है। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुए हैं, 2017 में भी, 2019 में भी, 2018 में भी, 2022 में भी, और हम पढ़ रहे हैं 2022। तो देखते हैं विराम का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब भाई हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम गए ठहर, थोड़ी सी सांस ली, तो अब हम बोल रहे हैं तो इसमें तो आपको नहीं दिखेगा कि हम कोई चिन्ह का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने सांस ली। और जब हम लिखेंगे तो उस सांस जो हमने ली है उसको हमें किसी चिन्ह से दिखाना रहेगा। तो हमने जब पूरा वर्ड कोई लिख लिया, यानी पूरा हमने एक सेंटेंस लिख लिया, हमने लिखा कि राम स्कूल जाता है, तो जब राम स्कूल जाता है हमने पूरा सेंटेंस कर लिया तो हमने लगाया पूर्ण विराम। लेकिन हमने कहा राम और श्याम, तो यहाँ पे हमने लगाया अल्प विराम। यानी क्या है? दो चीज़ों में जब हम दो चीज़ों का नाम लेते हैं, दो लोगों का नाम लेते हैं, दो सब्जियों का, या कोई चीज़ मतलब ऐसा XYZ कुछ भी आप ले लें, कोई अपने मन में कोई नाम सोच लें जो भी आपको सबसे प्रिय हो नेम, ठीक है ना। तो दो नेम आप सोच ले, तो उसमें आप थोड़ा सा बोले तो ठहरे और फिर बोले। तो यानी कि जहाँ पे ठहरा होता है, जहाँ पे रुकना होता है, जहाँ पे सांस लेनी होती है, वहाँ पे हम चिन्हों का यूज़ करते हैं। और वो चिन्ह किस तरह से होते हैं? वो अलग अलग होते हैं। कुछ कोई चिन्ह पूर्ण विराम है, तो कोई अल्प विराम है, तो कोई अर्ध विराम है, तो कोई प्रश्न चिन्ह है, तो कोई विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो कोई लाघव चिन्ह है, तो कोई हंस पद है। हमको हंस पद को ही त्रुटिपूर्ण चिन्ह भी कहते हैं। तो इन सब चिन्हों के बारे में हमको लिखना रहेगा, जो आपको लघुत्तरीय में, जो कल हम कंटिन्यू करेंगे लघुत्तरीय टाइप, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके अति लघु चल रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं हुई। अगर एक ही क्लास में हमको बेनिफिट मिल रहा है तो लंबी क्लास से कोई इशू नहीं होता है ना। उसके बाद है मॉन्टेसरी विधि। तो मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्या? सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़ाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यासकार कागज़ अथवा पट्टी पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियाँ खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भराकर ही कराया जाता है। बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज़ का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के साथ वे आकार पर उंगली फेरते हैं। धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज़ पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में आपसी संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ कर देते हैं। जो मॉन्टेसरी विधि होती है, तो बच्चों में कैसे, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे ज़्यादातर फर्श है तो फर्श पे वो क्या करेंगे, कोई चीज़ पा गए, मान लीजिए चौक पा गए, खड़िया पा गए, इस तरह से, या पेन ही वो पा जाते हैं, उस पर फेरने लगते हैं। दीवारों पे आप देखेंगे उनकी अलग ही डिज़ाइन बनी होती है। अब आप बच्चे पे क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं कि इसने दीवार को ख़राब कर दिया, इसने फर्श को ख़राब कर दिया, इसने टाइल्स को ख़राब कर दिया। अगर वो स्केच पा गया तो टाइल्स पे चल जाता है ना, तो मतलब उसको उसने ख़राब कर दिया। आपको तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो सब क्या है, वो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, वो बच्चा अपनी भाषा में कुछ लिख रहा होता है, लेकिन
क्या है, जो बड़े होते हैं वो उनको मना करते हैं, लेकिन नहीं, मना उनको नहीं करना चाहिए। उनमें क्या होता है, जब ये चीज़ें देखी जाती है कि बच्चों में ये चीज़ें हैं, यानी ये बच्चा, इसका मन भी पढ़ाई में लग रहा है, ये एक्टिविटी कर रहा है, ये मतलब इसमें तर्क शक्ति है, ये चिंतन भी कर रहा है, मतलब आप हर एक चीज़ उसमें समझ जाएंगे कि हाँ ये बच्चा सीख रहा है और ये बच्चा सीखेगा, है ना। तो स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कौन सा हमारा बच्चा कैसा है और कौन हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा और कौन, क्योंकि सभी चीज़ें जो घर के गार्जियंस होते हैं उनको पता हो जाता है। तो कहने का लास्ट में ये है मतलब कि अगर दीवार कोई बच्चा गोद रहा है, दीवारों पे अपनी एक भाषा में कुछ लिख रहा है, वो अपनी भाषा है, उसको वो कहेंगे हम कि वो अपनी भाषा में कुछ लिखता है, तो वो इसका मतलब है वो चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। तो उनको मना नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बात अलग की है कि दीवारें ख़राब लगने लगती हैं तो मना कर दिया जाता है, ठीक है ना। और एक ये होता है कि उसमें उभरी चीज़ें दे दी जाती हैं तो बच्चा उस पर जैसे इस तरह से हो जाता है, बुक में आपके इस तरह से डॉट 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 बने होते हैं और उसके बाद में इस पर फेरना होता है। तो ज़्यादातर भाई बुक्स होती नहीं है तो फेरने वाली होती है, तो उसी पे बच्चा क्या करता है, पेंसिल से फेरता रहता है, तो बच्चे को क्या होते हैं, अक्षर बनाने आ जाते हैं। तो ये किसकी विधि है, तो मॉन्टेसरी विधि हो जाती है। तो यहाँ पे तो आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे आपके 2016 से 2023 तक के सभी सॉल्व हो चुके हैं। एक ही क्लास में आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड हो जाएंगे और इन सब की प्लेलिस्ट भी बन जाएगी और बन भी रही है। जितने क्लासेस हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर चीज़ों को आप लोग सीरियल वाइज आप कलेक्ट करके, यानी कलेक्ट तो हो ही चुकी हैं, आप लोग चीज़ों को सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, अगर नेक्स्ट क्लास आपको आपकी इच्छा के अनुसार चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, तो हम आपकी इच्छा के अनुसार क्लास बनाएंगे, बाकी तो हम कंटिन्यू कर ही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।